हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के ईएफएम के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक कैपिटल बजटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, उसमें मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन अधिकतर टॉपिक्स और पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया है, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम पुनः डिस्कस करते हैं, जिनमें कैपिटल बजटिंग टॉपिक लिया जा रहा है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स या पूंजी बजटन प्रविधियाँ पूंजी व निर्णय अथवा विभिन्न पूंजी परियोजनाओं का मूल्यांकन उनसे उपार्जित संभावित प्रत्याय की दर के आधार पर किया जाता है। इसके उपरांत विभिन्न परियोजनाओं को उनकी प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करके सबसे अधिक प्रत्याय दर वाली परियोजना को चुन लिया जाता है। इस कार्य के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। चूँकि इन विभिन्न विधियों के आधार पर प्रत्येक परियोजना की लाभदायकता का अध्ययन करके पूंजी व्यय करने अथवा नहीं करने का निर्णय लिया जाता है, इसलिए इन्हें परियोजना की लाभदायकता का मूल्यांकन, अप्राइजल ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अथवा कैपिटल बजटिंग टेक्निक, पूंजी बजटन प्रविधियाँ भी कहा जाता है। इन विधियों को जो आपको इस चार्ट में दर्शाया गया है, उसके माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि पूंजी बजटन की जो विधियाँ प्रविधियाँ हैं, उनमें परंपरागत विधियाँ अपरिहार्यता, अदायगी अवधि और औसत प्रत्याय दर, और दूसरी है अपहारित रोकड़ प्रवाह, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आंतरिक प्रत्याय दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्थात IRR विधियां हैं। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं परंपरागत विधियां। परंपरागत विधियों, जिनको कि असमायोजित समय विधियां, अनएडजस्टेड टाइम मेथड भी कहते हैं, जिनमें अपरिहार्यता विधि, अदायगी अवधि विधि और औसत प्रत्याय दर विधि शामिल है। सबसे पहले हम लेते हैं अपरिहार्यता विधि, अर्जेंसी मेथड। अपरिहार्यता आपातकालीन आवश्यकताओं अथवा संकटकालीन परिस्थितियों के आधार पर पूंजी परियोजना की स्वीकृति को उचित ठहराने हेतु प्रयुक्त एक मापदंड है। इस विधि के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को पहले लिया जाता है जो कि तुरंत आवश्यक हैं तथा जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, किसी कार्यरत मशीन के ध्वस्त हो जाने पर उत्पादन प्रक्रिया को चालू रखने के कारण उसकी मरम्मत करवाने के बजाय नई मशीन को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। यद्यपि ऐसा निर्णय आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त हो सकता है, किंतु विशेष परिस्थिति में यही निर्णय उचित हो सकता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये सरल है, किंतु विनियोजन एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए इस विधि को निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अपरिहार्यता कोई मापदंड नहीं है। ये वैज्ञानिक विश्लेषण विधि नहीं है। वस्तुनिष्ठता सामान्यतः दोनों की कमी रहती है। ये परियोजना की पूंजी उत्पादकता तथा संस्था के अर्जनों पर उसके प्रभावों को मापने में असफल है। इस विधि के आधार पर निर्णय लेने के कारण विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपनी परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए प्रबंध की चापलूसी करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके बाद जो परंपरागत विधियां हैं, उनमें दूसरी है पेई बैक पीरियड मेथड। पेई बैक पीरियड अदायगी अवधि विधि विनियोजन प्रस्तावों के मूल्यांकन की परंपरागत विधियों में सर्वाधिक
प्रचलित एवं लोकप्रिय विधि है। प्रत्येक संस्था का किसी परियोजना के चयन में अधिकतम लाभ प्राप्त करना जहां मुख्य उद्देश्य है, वहीं संस्था विनियोजन लागत को कम से कम अवधि में वसूल करना चाहती है। अतः वह अवधि जिसमें एक परियोजना की मूल लागत की वसूली होने की संभावना होती है उसे अदायगी अवधि या रोकड़ वसूली अवधि कहते हैं। इसको याद करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो समान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में इक्वल कैश इनफ्लो हो तो इसके लिए पे बैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट एनुअल कैश इनफ्लो। जैसे मान लीजिए कि एक मशीन के लिए 15,000 रुपये विनियोजित करने पर कोई कंपनी विचार कर रही है, जिस पर उसे वार्षिक शुद्ध रोकड़ प्रवाह 6,000 रुपये 4 वर्षों तक प्राप्त होने की संभावना है। अतः इस मशीन की अदायगी अवधि निम्न होगी। पे बैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15,000 बटे नेट एनुअल कैश इनफ्लो बटे 6,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 6,000 बराबर 2.5 वर्ष। यदि शुद्ध वार्षिक अंतर्वाहों की राशि को प्रारंभिक विनियोग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह असमायोजित प्रत्याय दर कहलाएगी। इसके बाद दूसरी जो विधि है असमान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में गणना। जब प्रतिवर्ष असमान रोकड़ अंतर्वाह हो तो उस स्थिति में क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो प्रक्रिया अपनाई जाती है, और जहां पर क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो की राशि मूल विनियोग के बराबर हो जाती है उतनी अवधि उसकी पे बैक पीरियड कहलाती है। उदाहरण के लिए एक परियोजना में 10,000 रुपये का विनियोग करने से पहले दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः 2,000 रुपये, 4,000 रुपये व 12,000 रुपये का रोकड़ अंतर्वाह होता है। इसका संचयीकरण करने पर संचयी रोकड़ अंतर्वाह दूसरे तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 6,000 व 18,000 रुपये होते हैं। इसलिए अदायगी अवधि दूसरे व तीसरे वर्ष के बीच में होगी। इसके बाद एक उदाहरण लेते हैं हम। ये जो आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 5। एक सीमित कंपनी 1 लाख रुपये पूंजी वाली एक परियोजना में विनियोग करने पर विचार कर रही है। ह्रास के पश्चात किंतु कर से पूर्व की वार्षिक आय की पूर्वानुमान इस प्रकार हैं। मीन्स फोरकास्ट ऑफ एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स एज फॉलोज। क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष में क्रमशः 50,000, 50,000, 40,000, 40,000 और 20,000 रुपये है। डेप्रिसिएशन मूल लागत पर 20% की दर से तथा आयकर शुद्ध आय पर 50% की दर से लिया जा सकता है। अदायगी अवधि का उपयोग करते हुए परियोजना का मूल्यांकन करना है। तो इसमें देखिए 5 वर्षों तक कैश इनफ्लो दिया हुआ है। अब यह सवाल में जो दिया हुआ है फिगर, ये है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि टैक्स को घटाया जाएगा और टैक्स रेट है 50%। तो क्रम से 25, 25, 20, 20 और 10,000 रुपये कम हो जाएंगे, मतलब टैक्स के लेस हो जाएंगे। और डेप्रिसिएशन के मूल लागत पर 20% है तो 1 लाख पर 20% है तो 20 हज़ार रुपये 5 वर्षों के लिए है। नेट कैश इनफ्लो A माइनस B मीन्स जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स है उसमें से टैक्स घटाएंगे और उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से ये कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये क्रम से 45,000 रुपये, 45,000 रुपये, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये होगा। अब इसको हम
CCI क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो करेंगे तो क्रम से 45,000 रुपये प्रथम वर्ष में, दूसरे वर्ष में 90,000 रुपये, तीसरे में 1,30,000 रुपये, चौथे वर्ष में 1,70,000 और पाँचवें वर्ष में 2 लाख रुपये होगा। अब इस परियोजना की जो मूल लागत है वो है 1 लाख रुपये। तो इसमें पे बैक पीरियड जो है 2 वर्ष के बाद और 3 वर्ष से पहले, कहने का मतलब 2 और 3 वर्ष के बीच में है। तो पे बैक पीरियड 2 प्लस ये 1 लाख माइनस 90,000 अपॉन 40,000, तो ये 2.25 वर्ष अर्थात 2 वर्ष 3 महीने इसका पे बैक पीरियड होगा। इस विधि के अंतर्गत किसी परियोजना को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से संबंधित जो निर्णय मापदंड है वो ये होता है कि किसी परियोजना की अदायगी अवधि जितनी कम होगी वह परियोजना उतनी ही शीघ्र अपनी लागत की वापसी वसूली कर सकेगी। इसलिए जिस परियोजना की अदायगी अवधि उसके आर्थिक जीवन काल अथवा प्रबंध द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि, जिसे कट ऑफ बिंदु कहते हैं, से अधिक होती है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। शेष परियोजनाओं में जिसकी अदायगी अवधि सबसे कम होती है उसे क्रम से प्रथम द्वितीय नंबर पर चुन लिया जाता है। अनेक वैकल्पिक परियोजनाओं की दशा में सभी की अदायगी अवधि गणना करके उन्हें क्रमबद्ध कर लिया जाता है। सबसे कम अदायगी अवधि वाली परियोजना को प्रथम स्थान, उसके बाद द्वितीय तृतीय और ये क्रम दिया जाता है और प्रथम क्रम वाली परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।